प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में और उसके साथ कुंडली का अध्ययन। आरंभ में आपसे ज्योतिष का एक महानतम सूत्र साझा करता हूँ। आचार्य वर ये लिखते हैं कि किसी भी जातक की कुंडली में, बहुत ध्यान से समझिए मुझे देख के, किसी भी जातक की कुंडली में भाग्य भाव का संबंध अगर सूर्य या चंद्रमा से हो जाए, भाग्य भाव का संबंध या सूर्य या चंद्रमा अगर इन दोनों में से किसी भी ग्रह से नहीं हो रहा तो कम से कम देवगुरु बृहस्पति से ही हो जाए। और भले ही देवगुरु बृहस्पति उस कुंडली के लिए पापी ही क्यों न बनते हों, मारक ही क्यों न बनते हों, फिर भी उस जातक के भाग्य का सुख दे जाते हैं। जैसे तुला लग्न की कुंडली के लिए या वृष लग्न की कुंडली के लिए अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर नवम भाव के स्वामी के साथ गुरु का संबंध बन जाए, पहले तो शर्त यह है कि सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक ग्रह उनके साथ संपर्क कर ले। अगर ये नहीं होता है तो गुरु भी अगर नवम भाव से संबंध बना रहे हैं, नवमेश के साथ बैठ रहे हैं, नवमेश को देख रहे हैं, है ना, तो ये व्यक्ति को निश्चित रूप से सभी प्रकार के सुखों के दाता होते हैं। इसके बाद एक सिद्धांत और भी है जो हमारे आचार्य वर ये लिखते हैं कि लग्न कुंडली के नवम भाव के स्वामी नवमांश चक्र में जहां बैठे हों। अब इस सिद्धांत को मैं इस कुंडली पे आपको लागू करता हूं। तो लग्न कुंडली के नवम भाव के स्वामी नवमांश चक्र में जहां बैठे हों, मतलब सिंह राशि में बैठे हैं बुध, और वो ग्रह जहां जिस राशि में बैठा हो या उसको देख रहा हो, तो क्या कहा, फिर से दोहराता हूं, लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी बुध नवमांश चक्र में जहां बैठे हों, अगर उस भाव का स्वामी उन्हें देख रहा हो या वो अच्छा बैठा हो, अस्त ना हो, कमजोर ना हो, अच्छे भाव में बैठा हो, एकादशवां भाव सूर्य के लिए खराब नहीं होता, तो ये निश्चित रूप से जातक के बुढ़ापा को सुखी बनाने वाला हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे ज्यादा अच्छी बात और भी होती है कि वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता, वो मानवतावादी होता है, पर प्रचंड मानवतावादी होता है, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करने वाला, शास्त्र से संबंधित बात करने वाला, तर्क के बल पर जीवन जीने वाला, तार्किक कसौटी पे कोई भी बात रखने वाला, इंद्रियों पे संयम रखने वाला, दानशीलता, परोपकार, क्षमा, दया, सहिष्णुता, धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा कट्टरवादी नहीं है। हाँ, सैद्धांतिक जरूर है पर कट्टरवादी नहीं है ना। इतने सारे उसके अंदर दिव्य गुण से संपन्न उसे होते देखा जाता है। एक पक्ष और भी कहेगा, अगर नवम भाव का संबंध नवमेश से हो जाए, नवम भाव का संबंध नवमेश से हो जाए, मतलब नवम भाव के स्वामी बुध हैं, बुध इसी भाव में बैठे हों या बुध नवम भाव को देख रहे हों, या नवमांश चक्र में भी अगर ये सिद्धांत कहीं से लागू हो जाए, जैसे नवम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु और वो गुरु नवम भाव को देख रहे हैं, तो इस अवस्था में व्यक्ति के जीवन में कभी भी वो गलत निर्णय में उलझते हुए नहीं देखा जाता है। उसके निर्णय सही होते हैं, वो सत्य को और पराक्रम को समझने वाला होता है, सही दिशा में मेहनत करने वाला, भगवान का भक्त, दानी, परोपकारी और चिरंतन सुखों को समझने वाला होता है। चिरंतन सुख का अर्थ क्या है, वस्तुतः वास्तविक सुख क्या है। आप लोगों को उदाहरण दे दूं, वास्तविक सुख पता है क्या है, अपने आप को गौण करना और सामने वाले को मुख्य बना देना, है ना, ये वास्तविक सुख है। मैं कुछ भी नहीं हूं, सब आप ही हैं, यही नहीं होता जीवन में, इसी वजह से सारा तकलीफ इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूं। अब मतलब अगर आचार्य की बात कहें तो ये कहते हैं, हमारे सिद्धांत के आचार्य ये लिखते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी देने के लिए है तो जो सबसे छोटा, सबसे कमजोर है वो आप अपने बच्चे को दीजिए, और जो थोड़ा अच्छा हो, जो थोड़ा सुंदर हो, बढ़िया हो, वो अपने भाई के बच्चे को दीजिए। त्याग छोटा सा था पर इसका प्रभाव आपके समाज पर भी पड़ेगा, आपके परिवार को भी बांधने में मदद करेगा। पर बात यहाँ उलट जाती है। कलयुग का प्रभाव ऐसा कि दाल भी देनी हो, पनीर की सब्जी भी बनी हो, तो अपने बच्चे के लिए पहले पनीर की सब्जी बचा लेते हैं और देवरानी जेठानी के बच्चे को तो रस रस ही पिला देते हैं खाली।
यहीं पे बात बिगड़ जाती है। घर टूटने का प्रधान कारण यहीं से शुरू होता है। अपने आप को मुख्य बना दिया, सामने वाले को गौण कर दिया। जबकि सिद्धांतकार क्या लिखते हैं, हमारे पूर्व की पुरोधा क्या लिखते हैं, अपने आप को गौण करिए, है ना, अपने आप को बिल्कुल ही बिछा दीजिए। और जैसे चटाई होती है ना, चटाई क्या होती है, वो अपने आप को जमीन पे बिछाती है। ढोलक को जितना कसो उतना ही सुंदर आवाज दे। चटाई क्या है, वो कारपेट बिछता है और किसका शोभा बढ़ाए, तो आगंतुक जो आते हैं उनकी शोभा बढ़ा देता है। अपनी शोभा से सामने वाले को मुख्य और प्रमुख महसूस करा देता है। वैसे ही अपने आप को गौण, सामने वाले को मुख्य सिद्ध करिए और उसे स्वीकार करिए। ऐसी ही स्थिति यहाँ पे जन्म कुंडली में हो जाती है। क्लियर है। अब यहाँ से मूलतया मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। ये कार्यक्रम का वो हिस्सा था जो सबके लिए उपयोगी था, पर अब यहाँ से इस जातिका की कुंडली आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले इनकी कुंडली का पंचांग। बात पंचांग की करते हैं तो सबसे पहले जन्म हुआ जातक का पौष माह, क्योंकि सूर्य जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में है। पौष माह में सूर्य होते हैं। मार्गशीर्ष और पौष माह का प्रभाव रहता है। दक्षिणायन में उस समय का जो सूर्य होते हैं उस समय के वो दक्षिणायन में होते हैं। दक्षिणायन के सूर्य के कारण क्या होगा कि आत्मविश्वास की कभी कभी कमजोरी होगी, है ना, स्वाभिमान कभी कभी टूटेगा, महत्वाकांक्षा कभी कभी नष्ट होता हुआ नजर आएगा, है ना। तो दक्षिणायन में इस वजह से कई बार आपको अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है, ये बात होती है। उसमें पापक ग्रहों का बल बढ़ जाता है। शनि मंगल राहु केतु का बल बढ़ जाता है। हेमंत ऋतु, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, ये चंद्रमा ठीक होते हैं। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभग होते हैं, जो व्यक्ति के लालन पालन को भी मजबूती देते हैं, सुखों की वृद्धि करने वाले भी होते हैं। और व्यक्ति जहां जाता है उससे जाने से पहले उसकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है उस विशेष समाज के द्वारा। बड़ी गहरी बात है। आपके जाने से पहले आपकी तैयारी कितनी है, आपने अपनी तैयारी की नहीं, सामने वाला आपकी तैयारी कर रहा है, आपके आने की तैयारी कर रहा है। ये बहुत सामान्य बात नहीं है। तो यहाँ कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को धनवान, सुखी, मतिमान, बेहतरीन बुद्धि का, कहा ना, आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रह प्रेक्षन्ति शुभाशुभानी। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अगर शुभग ग्रह बन गए तो सारे ग्रह शुभग हो गए। हाँ, पर गड़बड़ी क्या थी कि दक्षिणायन के सूर्य थे, जिसके कारण शनि मंगल राहु केतु भी अपना प्रभाव जमाएंगे और व्यक्ति के जीवन में थोड़े बहुत संघर्ष को डालने का काम करेंगे। पर उसमें बहुत अच्छी बात, उसकी भरपाई चंद्रमा अपने आप को शुभग्रह करके करेंगे, क्योंकि ये चंद्रमा कभी पापक होते हैं और किसी कुंडली के लिए शुभग हो जाते हैं। यहाँ चंद्रमा शुभग ही होंगे। शुक्र और गुरु तो शुभग होते ही हैं। बुध बदल जाते हैं प्रभाव में। बुध का प्रभाव जो है वो पापक ग्रह के साथ तो पापक, शुभग ग्रह के साथ तो शुभग, ये होता है। लेकिन चंद्रमा भी तिथि के बल से घटते बढ़ने के कारण वो भी शुभग और पापक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस कुंडली में चंद्रमा शुभग होंगे। और बहुत अच्छी बात क्या होगी कि चंद्रमा एकादशवें भाव में बैठे हैं, दशम भाव के स्वामी होकर। ये गहरी बात है। थोड़ा निगेटिव होगा कि चंद्रमा से सूर्य का संबंध चौथे दसवें का है। इस वजह से कई बार व्यक्ति अपनी युक्ति का जो विशेष तर्क बल होता है, ज्ञान बल होता है, जो प्रॉपर कहते हैं ना इंटेलिजेंस पावर, वो कभी कभी देर से उसकी खुलती है, या मती देर से, बाद में खो खा देने के बाद कमजोर होता है या वक्त पे काम नहीं आती। ये एक सामान्य से लक्षण होंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में देवी मैया का प्रभाव होता है। तो जो लोग देवी मैया को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, दान, तप, पूजा पाठ, मंत्र, आहुतियां आदि देते हैं और देवी मैया की खूब आराधना करते हैं, उनके ऊपर इस नक्षत्र के दोष का समन होता है और नक्षत्र दोष उनको नहीं लगता। ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करें और साथ ही साथ चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करें। असगंध की जड़ भी गले में धारण कर सकते हैं। क्लियर है। ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करें। क्लियर है। देवी मैया की पूजा करिए। हम, मुझे एक बात और यहाँ पे रोक करके आप लोग कह दूं, आप लोग इसको शॉर्ट्स बना सकते हैं कि अब देवी मैया की जो पूजा कोलकाता में होगी, पश्चिम बंगाल में होगी, मुझे नहीं लगता है कि पिछले कई सौ वर्षों में हुई होगी। इस बार जो देवी मैया की पूजा कलकत्ता के लोग करेंगे, बंगाल के लोग करेंगे, मैं बहुत इत्मीनान से, पूरे विश्वास से ये बात कह सकता हूं कि बड़ी प्रसन्नता में इस बार की दुर्गा पूजा बीतेगी उनकी, बहुत अच्छा बीतेगा। भगवान का बड़ा, मतलब मैं तो कहूं कि बड़ी दया, भगवान की बड़ी कृपा हुई
कि महान दुर्दांत दैत्यन का बंगाल से शासन हटा। त्राहिमाम त्राहिमाम मैं यहाँ बैठ करके कर रहा था, वहाँ के लोग पे तो ही क्या ही गुजर रही होगी। विष्कुंभ योग, बौ कर्ण और क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण होगा। तो क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के कारण यहाँ जो स्थिति बनेगी वो व्यक्ति को राजसिक प्रभावों से युक्त करेगी। मनुष्य गण के कारण ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, तृष्णा, है ना, भय, ये सब चीज़ों का समावेश जीवन में रहेगा। और ये सामान्य बात है, ये मनुष्य के लक्षण होते हैं, आप इससे बच नहीं सकते। हाँ, ये बात है कि अगर देवगण होता तो थोड़ा ये सब प्रभाव कम होता, तृष्णा वाली बात, ईर्ष्या वाली बात, द्वेष वाली बात थोड़ी कम होती। पर क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण का है, इस वजह से ये बढ़ चढ़ करके जातक के जीवन में देखने को मिलेगा। यहाँ कई बार त्याग का बल, तपस्या का बल, अनुशासन का बल थोड़ा कम होता है। हमें उसको बढ़ाना होगा और जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश करनी होगी, ये बात है। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग है, जिसमें एक पक्ष मैं भूल गया बताना, वार जो है वो जन्म कुंडली में बना है सोमवार, और चंद्रमा शुभग्रह बने हैं, और एकादशवें के चंद्रमा वैसे भी अच्छे माने गए हैं। तो एक तो चंद्रमा शुभग्रह बने, वारेस भी बने, केंद्र के स्वामी बने, एकादशवें में बैठे, पंचम को देख लिए, तो चंद्रमा के कारण जो जातक का पक्ष है वो अपना पक्ष तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ पिता के पक्ष को भी बलवान बनाएगा और पिता के सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बलवान बनाने वाला होगा। तो यहाँ से इतनी सारी बातें पंचांग से मैंने आपको बता दी। अब आपको मैं आपका परिचय कुंडली के बैठे ग्रह के डिग्री से करा देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य, जो तुला लग्न की कुंडली के लिए, वैसे मैं थोड़ी सी चर्चा यहाँ तुला लग्न पे भी कर दूं। व्यक्ति स्वभावगत मानवतावादी होता है, न्याय प्रिय भी होता है, अनुभवी होता है, गंभीर चिंतन करने वाला होता है, निर्णय सुनाने में देर नहीं करता, और कई बार निर्णय सुनाकर उस पर विचार नहीं करता। पहले विचार कर ले, बाद में उस पर विचार नहीं करता। पहले थोड़े बहुत मंथन हो जाते हैं, पर बाद में उस पर जरा भी विचार नहीं करता, निर्णय सुना करके वो निकल लेता है। प्रभावित आप हो रहे हैं तो ऐसा। उसके बाद यहाँ शनिदेव योग कारक होते हैं, बुध देव योग का राजयोग कारक होते हैं, और देव गुरु बृहस्पति तुला लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, मतलब वो पापी भाव के स्वामी होते हैं, थोड़े एग्रेशन से उनके परिणाम मिलते हैं। पर सूर्य एकादशवें भाव के स्वामी और चंद्रमा दशम स्थान के स्वामी होकर ये संतुलित होकर के बेहतर परिणाम जातक के पक्ष में करते हैं। इस कुंडली में शनि, बुध, शुक्र बहुत अच्छे भाव के स्वामी होते हैं, योग कारक, राजयोग कारक और जन्म कुंडली के कारक ग्रह बनते हैं। जबकि गुरु, मंगल और सूर्य, गुरु और मंगल इस कुंडली में अच्छे नहीं होते, जहां मंगल सप्तम भाव के साथ साथ द्वितीय भाव के स्वामी होने के कारण मारकेश होते हैं। अब ये सिद्ध करना होगा कि वो मारक बन रहे हैं कि नहीं, तो राहु के संपर्क में है, इस वजह से कई बार वो अपनी दशा काल में एग्रेशन देंगे और लालच बढ़ाएंगे, कई तरीके से धन कमाने के लिए व्यक्ति से अनुशासनहीनता का पालन कराएंगे और व्यक्ति कुछ भी कर गुजरने वाला हो जाता है, ऐसा भी है। हालांकि इस कुंडली में 12वें भाव में शनि बैठे हैं, मारक होंगे नहीं। द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर मंगल राहु के संपर्क में है, किसी शुभ ग्रह का उनके ऊपर कोई असर नहीं है। गुरु चंद्रमा इस कुंडली में पापक गुरु होते हैं, छठवें भाव के स्वामी के साथ सप्तमेश का एकादशवें भाव में बैठना, तो पत्नी कई बार शत्रुगत हो जाती है या पति कई बार शत्रुगत व्यवहार करने वाला, ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, अगर है तो हमें उसको संतुलित करना होगा। सामान्यतः यहाँ पे कई बार जीवन में संघर्ष देखने को मिल जाता है, क्योंकि छठवें भाव के स्वामी सप्तमेश और द्वितीयेश के साथ एकादशवें भाव में बैठ रहे हैं, तो कई बार कारोबार में असंतोष या धन होने के बावजूद भी जो परस्पर समुचित सुख है वो थोड़ा देर से मिलता है, या कई बार उसके लिए आपको थोड़ी यात्रा करनी पड़ती है, जीवन में रुकना पड़ता है। पर बात डिग्री की है तो सूर्य इस कुंडली में बने हैं, एकादशवें भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठना अपने आप में महाधनी योग बनाएंगे। 24 अंश पे बैठे हैं, उनकी डिग्री जो बनी है उसमें दृष्टि का बल थोड़ा कम होगा, लेकिन वो जहाँ बैठे हैं वहाँ का संपूर्ण फल करेंगे और व्यक्ति को बुद्धिमान और तार्किक बनाने के साथ साथ अपने पीछे संपत्ति छोड़ जाने वाला तो जरूर बनाएंगे। और चूंकि वो सूर्य जो एकादशवें भाव के स्वामी हैं मंगल से प्रभावित है, मंगल से दृष्टि उनकी बन रही है, तो व्यक्ति एक जगह से नहीं कई जगह से धन कमाते देखा जाता है। एनर्जी अच्छी होती है, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है, तर्कबल अच्छा होता है, ज्ञान, एजुकेशन, बुद्धि ये सब बहुत ही अच्छी होती है। तो सूर्य का प्रभाव यहाँ पे इस तरीके से जातक को काम करेगा। चंद्रमा जन्म कुंडली में बने हैं 17 अंश के, संपूर्णतया युवावस्था, पंचम भाव पे उनकी दृष्टि दशमेश होकर के, तो माता और पिता दोनों के स्नेह को प्राप्त करने वाला और पिता से धन की प्राप्ति करने वाला, पति से धन की प्राप्ति करने वाला, प्रेम पूर्वक संबंध विकसित करने वाला होता है।
मंगलदेव जन्म कुंडली में 14 अंश पे हैं 50 कला के साथ। उनकी भी दृष्टि सूर्य और बुध को प्रभावित करेगी मजबूती से। हालांकि यहाँ तुला लग्न की कुंडली के लिए वो मार्केश होते हैं। जरा विचार करिए तो सप्तमेश होकर के एकादशवें में मित्र की राशि के साथ परिवर्तन, सूर्य और मंगल आपस में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये परिवर्तन राजयोग होगा और व्यक्ति का दाम्पत्य उसे धन और सुख देने वाला, या पत्नी की बातों पे स्वीकार करने वाला, पत्नी की बातों पे विचार करने वाला, पति की बातों पे विचार करने वाला, पति का अनुगामी हो जाना, ऐसा है ना, पति प्रिया या ऐसा वाला। तो यहाँ पे मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। पंचम भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति पति और पत्नी में आपस में सामंजस्य मंगल विकसित करेंगे, लेकिन उतने ज्यादा मारक नहीं होंगे क्योंकि उनका संबंध अष्टम और द्वितीय से मजबूती से नहीं बन रहा। वो देख भले रहे पर द्वितीय भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं। तुला लग्न की कुंडली चर प्रकृति की कुंडली होती है, इस वजह से एकादशवां भाव बाधक होता है। तो मंगल यहाँ मारक न बन के बाधक बन सकते हैं, बन रहे हैं, सकते नहीं हैं, क्योंकि एकादशवें भाव में जो भी ग्रह बैठेगा अब वो बाधाओं के साथ परिणाम करेगा। तो गुरु जो छठे भाव के स्वामी हैं एकादशवें में बैठ करके दारिद्र दोष पैदा कर रहे हैं। मंगल द्वितीय और सप्तमेश होकर के परिवर्तन करके कुछ अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन बाधाओं के साथ। चंद्रमा भी एकादशवें भाव में बैठे हैं तो बाधाओं के साथ परिणाम देंगे। राहु बाधाओं की वृद्धि करेंगे। इसका एक दूसरा कारण ये होगा जो नेगेटिव है थोड़ा, कि केंद्र बिल्कुल खाली है और केंद्र के खाली होने से कई बार जीवन का संघर्ष बढ़ जाता है। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वक्त पे वो नहीं मिलता है और आपको थोड़ा रश झेलना पड़ता है। मंगल की 8वीं दृष्टि छठे भाव पे है, ये बहुत अच्छी बात है, जहां व्यक्ति की सुरक्षा उसके शत्रुओं से होती रहेगी और व्यक्ति जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की उलझनों से अपने आप को वक्त पे मुक्त करता हुआ आगे बढ़ेगा। ऋण से मुक्ति हो, शत्रु के दमन की बात हो, शत्रु से लड़ने की बात हो, विषम परिस्थिति में अपने मन को मजबूत करने की बात हो, इन सभी मामलों में मंगल का बल मिलेगा। सप्तमेश होकर एकादशवें भाव में बैठे पत्नी का व्यापार सुख, पत्नी का सुख मिल जाता है। सप्तमेश होकर द्वितीय भाव के भी स्वामी होते हैं, द्वितीय भाव को देख रहे हैं तो अपने व्यापार में व्यक्ति को गति भी मिलती है। यहाँ पे व्यक्ति को कई बार नौकरी में भी देखा जाता है, मतलब नौकरी और व्यापार दोनों ही चीजें सुरक्षित हैं। बुधदेव जन्म कुंडली में 4 अंश पे बैठे हैं, उनकी डिग्री कम होगी, मतलब वो जन्म कुंडली के भाग्येश होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं तो भाग्य की थोड़ी चिंता देंगे। और चूंकि उनकी दृष्टि का बल कम होगा, इस वजह से कई बार मंगल के प्रभाव में आने के कारण, राहु और केतु के प्रभाव में होने के कारण, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव 4 घर आगे पीछे बैठे हैं, केतु 4 घर आगे और राहु 10 घर पीछे, इस वजह से बुध जब राहु और केतु के एक्सिस में आएंगे तो कई बार दिमाग में बेवजह के तर्क बल भी देंगे अपनी दशा काल में। और मंगल से प्रभावित होने के कारण भी कई बार व्यक्ति का दिमाग बहुत ज्यादा सोचे विचारे, है ना, और विनय संपन्नता की कभी कभी कमी या बड़ बोलेपन की शिकायतें जातक में आ जाती है ना। वाणी का प्रभाव वैसा नहीं रहता और कई बार व्यक्ति का वात पित्त कफ गड़बड़ रहता है, विचार, नेत्र, गले की बीमारी, है ना, और टॉन्सिल बढ़ जाना, चेहरा जो है वो कभी कभी चोट से युक्त हो जाए, इस तरीके की बातें देखने को मिलती हैं। पर दृष्टि का बल मंगल का है, सूर्य का है, चंद्रमा का है, पर बुध का नहीं है, मतलब बुध वहीं का प्रभाव करेंगे जहां वो बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति की 16 अंश की डिग्री काम करेगी तृतीय भाव पे अनुभवी, पंचम भाव पे संतान का सुख और सप्तम भाव पे विवाह बचाने की कोशिश। मतलब देवगुरु बृहस्पति भले तुला लग्न की कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते हैं, पर उनकी दृष्टि हर जगह लगभग अच्छी जाएगी। जहां अपने भाव को देखने वाला ग्रह अच्छा होगा, लग्नेश पर गुरु की दृष्टि थोड़ी बहुत शत्रुता के साथ काम करे, लेकिन व्यक्ति को नौकरी दे जाए। और अपनी दशा काल में कई बार पैसे अटकने का काम, क्योंकि छठवें भाव के स्वामी गुरु हैं जिनके साथ मंगल बैठे हैं, तो कई बार व्यक्ति का धन अटकता है। इस वजह से लेन देन में बहुत सावधानी बरतनी होगी। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करते हैं तो 21 अंश पे हैं, उनकी भी डिग्री काम करेगी और दृष्टि में, मतलब शुक्र लग्नेश होकर के पंचम भाव तृतीय भाव में बैठकर पंचम भाव को देख करके व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे, दान पुण्य करने वाला बनाएंगे। हालांकि यहाँ पे जो शुक्र बैठे हैं वो विचार करके देखें तो यहाँ वो धनु राशि में बैठ रहे हैं, यहाँ वो केंद्र में सप्तमेश होकर बैठ रहे हैं, तो शुक्र का बल अच्छा रहेगा। ये जातक के पक्ष में सकारात्मक परिणाम करेंगे। दृष्टि का बल व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएगा। शनि एकादशवें 12वें भाव में बैठे हैं 2 अंश पे, इनकी भी डिग्री कम होगी, मतलब इस कुंडली में बुध और शनि और दोनों की डिग्री कम है। डिग्री कम होने से इनकी दृष्टि कम होगी। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली के जो 2 प्रबल योग कारक ग्रह थे, राजयोग कारक ग्रह थे, योग कारक शनि, राजयोग कारक बुध, इन दोनों की दृष्टि अगर पड़ जाती तो अच्छा होता है। लेकिन दोनों ही डिग्री से कमजोर होने के कारण अपने भाव को
और कहीं भी किसी भी भाव पे इनकी दृष्टि नहीं जाएगी। योग कारक ग्रह जहां बैठे जहां देखे अच्छाई पैदा करता है, जबकि अष्टमेश और छठवें भाव के स्वामी जहां बैठते हैं जहां देखते हैं थोड़े बहुत विषमय दृष्टि डालते हैं। यहाँ पे शनि की दृष्टि सूर्य पे नहीं पड़ेगी, कुछ मामलों में अच्छी है, कुछ मामलों में बुरी है। बुध पे दृष्टि पड़ती तो धन भाव को थोड़ा बहुत, चूंकि पंचम और चतुर्थ भाव, चतुर्थ और पंचम के स्वामी हैं, 12वें बैठ रहे हैं तो यश और प्रतिष्ठा में कमी दे जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे दृष्टि का बल बिल्कुल ही ना के बराबर होगा, मतलब शनि और बुध देख नहीं रहे, जबकि इसके अतिरिक्त सारे ग्रह कहीं ना कहीं देख रहे हैं। राहु जन्म कुंडली में 8 अंश पे है, उनकी दृष्टि व्यक्ति को पराक्रमी और ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा वाला, थोड़ा व्यय करने वाला। पंचम भाव पे दृष्टि एजुकेशन से मतभेद या देर से पढ़ाई शुरू हो या कई बार मन मुताबिक परिणाम ना मिले, जबकि सप्तम भाव पे गुरु और राहु की दृष्टि कई बार व्यक्ति के पत्नी को सीधा या थोड़े बहुत संकालू प्रवृत्ति वाला, पति को अगर कहें तो संकालू प्रवृत्ति वाला ऐसा बना दे, इस तरीके की बात आती है। तो ये ग्रहों के दृष्टि की बात है। नवमांश चक्र में लग्न कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी नवमांश के लग्नेश बन रहे हैं। लग्न के स्वामी मंगल पंचम भाव में, बहुत अच्छी बात है। यहां लग्नेश तृतीय भाव में बैठ करके संघर्ष में थे, लग्नेश होने के कारण, तीसरे भाव में जाने के कारण वो संघर्ष में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लग्नेश पंचम भाव में जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ शुक्र स्वग्रही, शनि स्वग्रही, सूर्य एकादशवें भाव में पंचमेश होकर पंचम को देख रहे थे, राहु एकादशवें भाव को देख रहे थे। कभी कभी सूर्य की दशा में राहु की दशा जब चलेगी, जैसे राहु में सूर्य अभी आने वाले हैं 2030 में, उस समय कभी कभी धन की समस्या होने की स्थिति बन सकती है। धर्म रहेगा, आध्यात्म रहेगा। व्यक्ति की कुंडली में अगर विचार करें तो नवम भाव में केतु बैठे हैं, तो पूर्व काल में पंचम भाव में यहाँ पे केतु बैठे थे, तो व्यक्ति पूर्व काल में भी मंत्र जापक था और दाम्पत्य भी बना रहेगा, तो दाम्पत्य में आने के बाद भी व्यक्ति जो है वो मंत्र जापक है, मतलब धर्म और ईश्वर में आस्था है, उसका मन धर्म में लगा रहेगा, दान पुण्य में लगा रहेगा। कुछ ऐसी स्थिति नवमांश चक्र में देखने को मिल रही है। लग्न कुंडली से ज्यादा नवमांश चक्र अच्छा बनेगा, क्योंकि 2 ग्रह स्वग्रही हो रहे हैं। उसमें अच्छी बात यह है कि केंद्र का स्वामी पापग्रह है और वहीं बैठा है, केंद्र का स्वामी शुभग्रह है, वहीं बैठा है। लग्नेश पंचम भाव में, बहुत अच्छी बात पंचम के कारक, और पंचम के स्वामी पंचम को देख रहे हैं, तो नवांश चक्र ज्यादा अच्छा बना है लग्न चक्र से। जबकि दशमांशा चक्र की अगर बात करते हैं तो लग्न में दशम भाव के स्वामी व्यक्ति को माता और पिता से भी धनवान बना देना या बहुत ज्यादा यश प्राप्त कर लेना। नवम भाव में गुरु और चंद्रमा का बैठना और दशमेश का लग्न में बैठना, दशमेश के ऊपर गुरु की दृष्टि, विचार करिए गुरु का नीच भंग शनि कर रहे हैं। चतुर्थ स्थान में बुध धनेश होकर के बैठ रहे हैं, लग्नेश तृतीय भाव में पर गुरु से प्रभावित, गुरु की दृष्टि लग्न पे और लग्नेश पर, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में भाग्य का सुख है, गुरु का सुख मिलता रहेगा। यहाँ पर अष्टम भाव में मंगल जा रहे हैं जो सप्तमेश हैं, व्यापार से नुकसान या कई बार अनुभव ज्यादा मिले या व्यक्ति को धन अटकने के खतरे में देखा जाता है। राहु पराक्रमी बनाएंगे, शुक्र व्यक्ति की सुरक्षा करने को कह रहे हैं कि अनुभवों के साथ आगे बढ़ो, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो, और सामान्यतः उसके पास धन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो धन से सुख प्राप्त करेगा, माता और पिता पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि इसका दूसरा कारण है क्योंकि नवम भाव के स्वामी द्वितीय में बैठे थे, सप्तम के स्वामी एकादशवें में बैठकर पंचम को देख रहे थे और नवम भाव के स्वामी को देख रहे थे। इस वजह से दाम्पत्य में आने के बाद भी व्यक्ति का भाग्य लाभ मिलता है। तो ये आपकी कुंडली का कुछ ऐसा अध्ययन भी है। नक्षत्र की बात करता हूं। ये मैंने सूर्य के बारे में बात कही है। अब जरा विचार करिए तो सूर्य के ऊपर मंगल का प्रभाव है, तो लाभ भाव के स्वामी के ऊपर सप्तम और द्वितीय भाव के स्वामी का संबंध परिवर्तन में है, दोनों मित्र हैं। पर इस कुंडली का मार्केश भी तो है मंगल, और सूर्य पहले ही चंद्रमा से केंद्र में, राहु और केतु के एक्सिस में है। इस वजह से सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के चिंताओं को कई बार बेवजह बढ़ाने वाला भी होगा। पर हाँ, निश्चित रूप से परिवर्तन राजयोग के कारण धन और प्रतिष्ठा, साथ ही साथ उसके सुखों की प्राप्ति कराने में सहयोगी भी साबित होगा। चंद्रमा जन्म कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, ये शुक्र का नक्षत्र है, व्यक्ति को सुखी बनाएंगे, मंगल के साथ है। वो मंगल कौन है? तो दशम स्थान के स्वामी का संबंध सप्तमेश के साथ हो रहा है। कल को अगर आप लाभ बढ़ाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए व्यापार का सहयोग भी ले सकते हैं, व्यापार का सहारा भी ले सकते हैं। और चूंकि एकादशवें भाव के चंद्रमा दूषित परिणाम नहीं करते, सप्तमेश के साथ दशमेश का बैठना व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और उसकी दिनचर्या को बांध कर रखने वाला होता है।
सप्तमेश का एकादशवें भाव में बैठना पत्नी का और पति का संपूर्ण सहयोग एक दूसरे को मिलता है। केंद्र खाली होने के कारण थोड़ी सी चिंता जरूर बढ़ेगी, पर निश्चित रूप से यहाँ कारोबार, मन, बुद्धि, चित्त, धन और व्यापार का लाभ जातक के जीवन में मिलता रहेगा। मंगलदेव तुला लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश और द्वितीय होकर के मारक होते हैं, राहु के संपर्क में है। अपनी दशा काल में व्यक्ति के एग्रेशन को बढ़ाएंगे, क्रोध को बढ़ाएंगे, इरिटेटिव साउंड कराएंगे। नौमांस चक्र में वो लग्नेश होकर पंचम भाव में बैठ करके अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे वो मारक बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। यहाँ पे मंगल को मारक नहीं, पापी कहा जाएगा। द्वितीय सप्तमेश होकर राहु के संपर्क में होने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में अकुलाहट, झुंझलाहट देंगे अपनी दशा काल में। जबकि मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी में, और मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति के फैशन को, कला को, नृत्य को, गायन को, वादन को और सौंदर्य को निखारने वाला, क्रिएटिविटी बढ़ाने वाला और मोटरसाइकिल, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है, तकनीक, इसको समझने में मदद करेंगे। तो जो भी थोड़ा बहुत जो टेक्निकल अप्रोच होगा वो मंगल के कारण होगा। बुधदेव जन्म कुंडली में अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं। शनि की दृष्टि है नहीं, भले वो आपको लग रहा है कि देख रहे हैं, पर वो शनि की दृष्टि है नहीं। इस वजह से यहाँ पे बुध का प्रभाव अकेले और अक्षुण काम करेगा। जबकि बुध भाग्येश होकर के लाभेश के साथ बैठ रहे हैं, तो भाग्य और लाभ, अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है जो मैं आपको बताऊं। भाग्य भाव का स्वामी जब कभी भी लाभ से संपर्क करता है तो वो थोड़ी बहुत लाभ की चिंता भी देता है और भाग्य की भी चिंता देता है। सूर्य और बुध मित्र होते हैं, इस वजह से अपने से तृतीय भाव के स्वामी के साथ बुध की युति होगी तो निश्चित रूप से पराक्रमी और तार्किक तो बनाएंगे, पर भाव के आधार पर भाग्य और लाभ का संबंध जब कभी भी जन्म कुंडली के तृतीय और द्वितीय भाव में होता है तो दोनों की चिंता होती है। ज्यादातर भाग्य की चिंता होती है, लाभ की चिंता तो धन योग बना देती है। लाभ नहीं होता, हाँ, व्यक्ति पर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, अपने भवन को प्राप्त करना चाहता है, भवन, घर, गाड़ी, बंगला, अगर जो कुछ भी करना चाहता है तो उसमें थोड़े बहुत संघर्ष उसको देखने को मिलते हैं। और वो इस वजह से भी है क्योंकि भाग्येश का संबंध लाभेश से हो रहा है और एकादशवां भाव पापी भाव है जो आपको चला करके, दौड़ा करके तब देता है। देवगुरु बृहस्पति पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं। शुक्र का ये नक्षत्र है, अनुभवी बनाएंगे, सारगर्भित बात करने वाला बनाएंगे, मनमोहक व्यक्तित्व का बनाएंगे, सुंदर मुस्कान, सबको आकृष्ट करना, कटीली चाल और दोहरी राजनीति, जो अनुभव मिलेगा वो सब यहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा। तो गुरु का प्रभाव जातक के पक्ष में काम करेगा और गुरु यहाँ भी 5 नंबर में है, यहाँ भी 5 नंबर में है, वर्गोत्तम होंगे। और वर्गोत्तमो तत् स्वनमान सकास्तु, अर्थात ग्रह वर्गोत्तम है तो बली है, बली है तो अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वो मजबूती से व्यक्ति की आक्रामकता और साहस, बल, पराक्रम, अनुभव की वृद्धि करने वाले होंगे। शुक्रदेव की बात अगर करें तो शुक्र पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं, ये भी उनका अपना नक्षत्र होता है। और मैं समझता हूँ कि शुक्र का प्रभाव गुरु और राहु दोनों से प्रभावित है, जबकि लग्नेश जहाँ बैठे हैं शुक्र अपने नक्षत्र में बैठकर गुरु से दृष्ट होने के कारण बड़े छोटे भाई बहन, अच्छा पराक्रम, शुद्ध पराक्रम, ऑप्टिमिस्टिक जो विचारधारा होती है, और उनके ठीक पीछे सूर्य और बुध के कारण बैठने के कारण शुक्र का बल बढ़ेगा। जबकि शुक्र चतुर्थ भाव का भी बल बढ़ाएंगे। यहाँ कोई किसी भी भाव को कोई पापकर्त्री नहीं लगेगा। ये मत सोचिएगा कि सूर्य यहाँ बैठे हैं तो पापकर्त्री लग गया, शनि यहाँ बैठे हो पापकर्त्री लग गया। इस कुंडली में अच्छी बात जो मुझे अभी तक समझ में आ रही है कि एक भी ग्रह वक्री नहीं है और एक भी ग्रह अस्त नहीं है। तो कुंडली में एक तरफा बल ये मिला कि एकादशवें भाव में सारे ग्रह जाकर के घुरमुट बना रहे हैं, धन भाव को सूर्य बुध बलवान बना रहे हैं। मेहनत थोड़ी सी लग्नेश के कारण करनी पड़ रही है क्योंकि लग्नेश होकर के तीसरे भाव में शुक्र बैठ रहे हैं। परिणाम में थोड़ी बहुत गड़बड़ी इस वजह से मिलेगी क्योंकि सूर्य के ऊपर शनि का और राहु मंगल का प्रभाव रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुंडली में ग्रह गुरु वर्गोत्तम और एकादशवें भाव में सभी ग्रह। निगेटिविटी क्या है कि केंद्र खाली है, जो सही नहीं है। तो जो भी जीवन का संघर्ष है, जैसे भवन भूमि के मामले में, ऊंची शिक्षा के मामले में, जो भी चिंता है, अब मैं जो कह रहा हूं वो चिंता है और जो नहीं कह रहा हूं वो भी चिंता, जो आपको समझ में आ रही है, जिस भी चिंता के कारण आपको कुंडली दिखानी पड़ रही है वो इस वजह से दिखानी पड़ रही है क्योंकि आपकी कुंडली का केंद्र बिल्कुल खाली है। इस कारण से ऐसा होता है। शुक्र की बात मैंने कर दी। शनि आपकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं और वो ठीक बैठे हैं। मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छे बैठे हैं, कोई खराबी नहीं है। यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि ही करेंगे क्योंकि 12वें भाव के शनि अकेले बैठे हों तो हर्षित बली होते हैं, व्यय पे नियंत्रण करते हैं, वाणी को संतुलित करते हैं
और खुश होने के कारण आपको ऋण मुक्ति का कारण भी बना देते हैं। आयु अच्छी मिल जाती है इस मामले में यहाँ पे। और शनि चूंकि चतुर्थ भाव के स्वामी होकर उच्चाभिलाषी होकर के उनके ठीक पीछे गुरु चंद्रमा जैसे ग्रह बैठ रहे हैं, तो कम से कम शनि का बल बढ़ा रहे हैं। नवमांश चक्र में यहाँ पे शनि कन्या में बैठे हैं, यहाँ मकर के बैठ रहे हैं, तो अपनी दशा काल में शनि यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, नौकरी, भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवमांश चक्र में अगर बात करूं तो सूर्य जो बैठे हैं वो शतभिखा में बैठ करके धन कमाने के प्रति व्यक्ति की लालसा बढ़ा रहे हैं और उसकी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, पर थोड़े बहुत संघर्षों के साथ। चंद्रमा हस्त नक्षत्र में मजबूत और श्रेष्ठ आयु का, शुद्ध आयु और अच्छे लाभ, साहसी और विचारधारा अच्छी। मंगल जन्म कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी में व्यक्ति की कुंडली को एक तरीके से फैशन और केंद्र बना रहे हैं, जहां भी वो जाता है वो उस समाज का या उस सोसाइटी का केंद्र बन जाता है। बुधदेव जन्म कुंडली में मघा में है, एक्सपीरियंस वाला बना रहे हैं। नवमांश में गुरु जन्म कुंडली में अनुभवी वहां भी बना रहे हैं सिंह राशि के बैठे के कारण। शुक्रदेव जन्म कुंडली में स्वाति में खर्चीला और पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करने वाले ऐसा बना देते हैं, जबकि शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को अनुशासित और कई बार थोड़े बहुत दुखी मानसिकता का ऐसा बना सकते हैं, या फिर कारोबार को लेकर के बहुत ही संयत नियत बुद्धि से काम करने वाला ऐसा बना रहे। दशमांशा चक्र में सबसे अच्छी बात है लग्न में शनि का बैठना, एकादशवें में सूर्य का बैठना, गुरु और चंद्रमा का बैठना और काफी हद तक शुक्र का तीसरे भाव में बैठना, थोड़ी बहुत चिंताओं के साथ। पर चतुर्थ भाव में बुध भी यहाँ पे अच्छा परिणाम कर जाएंगे, क्योंकि उनको वो भाव पसंद नहीं है और सिंह राशि में बैठे हैं जहाँ के स्वामी एकादशवें में बैठे हैं, तो माता से लाभ, माता के आशीर्वाद से लाभ, सूर्य की उपासना से लाभ, देवी मैया की उपासना से पराक्रम की वृद्धि या पराक्रम का परिणाम प्राप्त हो, बजरंगबली की पूजा से व्यक्ति को कभी भी निगेटिविटी का एहसास नहीं होता है, वो अपनी गति बरकरार रखता है। ये सारी बातें मैंने यहाँ बता दी जो नक्षत्र पे आधारित थी। अब मैं आपको विभिन्न वर्ग चार्ट से आपकी कुंडली का परिचय करा देता हूँ। विभिन्न वर्ग चार्ट में सबसे पहले मैं किस दशा काल में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, तो सूर्य की दशा में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। राहु में सूर्य हो, गुरु में सूर्य हो तो भी, चंद्रमा, मंगल, गुरु और शुक्र ये सब स्वास्थ्य के मामले में अच्छी रहेगी दशा, पर शनि बुध राहु और केतु की दशा में स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो सकता है। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो तो गुरु, चंद्रमा, शनि, बुध और शुक्र ये सुखी बनाएंगे, जबकि राहु, केतु और मंगल कई बार चोट चपेट की घटनाएं दे सकते हैं। भाग्यशाली होने का वर मिलेगा सूर्य की दशा में, मंगल और बुध की दशा में, गुरु और चंद्रमा की दशा में। थोड़ी बहुत परेशानी शनि की दशा में भाग्य को लेकर के हो सकती है। होरा चक्र के आधार पर सूर्य, मंगल, राहु और केतु अपनी दशा काल में मेहनत कराकर धन देंगे, जबकि इसके अतिरिक्त गुरु, चंद्रमा, शनि, बुध और शुक्र शांति से आपके जीवन को सुखी और श्रेष्ठ बनाने में मदद करेंगे। माता और पिता में से पिता और माता दोनों का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं रख रहा कि कभी कभी आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है, और ससुराल में वैसे भी विवाह के बाद व्यक्ति को कई बार ऐसा होता है। हालांकि यहाँ पे पक्ष बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ। संतान का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा है, संतति भाग्यशाली है, संतति के आने के बाद कारोबार आगे बढ़ेगा और संतति का भाग्य आपको भी मिलेगा। इतनी सारी बातें हैं। कुंडली के बेसिक पक्ष पे अगर बात करूं तो सूर्य को बलवान बनाने के लिए अर्घ, चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए नियमित दिनचर्या का पालन, मंगल का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए अपने वास्तु देवता की अर्थात घर की सफाई खुद से करें, बजरंग बली के 12 नामों का नित्य उच्चारण करें। बुध को बलवान बनाने के लिए गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ अभी भी आवश्यक है, और साथ ही साथ काल भैरव स्तोत्र इसका भी पाठ करना होगा। गणेश जी को दुर्वा और दूध अर्पित करें। गुरु को बलवान बनाने के लिए ब्राह्मणों का आदर, गायों के प्रति विशेष श्रद्धा, पीपल के वृक्ष की सफाई और जल या अर्घ उनको उनकी परिक्रमा करें, दीपदान करें, दीपों की माला बनाएं। शुक्र को बलवान बनाने के लिए स्वास्थ्य में लाभ के लिए अगर चाहते हैं तो देवी कवच का पाठ करें। शनि को बलवान बनाने के लिए अनुशासन और कर्म से फल का त्याग करें, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है ऐसा भाव रखें। राहु और केतु आपकी कुंडली में 50% अच्छा परिणाम करेंगे, इस वजह से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिन आपकी कुंडली के लिए शुक्रवार और बुधवार का बहुत अच्छा रहेगा। अंक 5 और 8 अच्छे रहेंगे। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी दान करने के लिए अच्छा रहेगा। अनुराधा भी है ठीक, उत्तरा फाल्गुनी भी ठीक है। इसके साथ आपकी कुंडली में हस्त और आर्द्रा भी ठीक नक्षत्र बन रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए। अनुराधा, पुष्य, पुनर्वसु, मृगशिरा ये नक्षत्र भी किसी कार्य को करने के लिए अच्छे बनेंगे।
अंक बता दिया। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली अच्छी है, धन के मामले में कुंडली बहुत अच्छी बनेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अभी राहु की दशा है, इस वजह से गणेश संकटनाशक, गणपति अथर्वशीष, काल भैरव, बटुक भैरव, विष्णु सहस्त्रनाम या राम रक्षा स्तोत्र ये सुना भी जा सकता है। सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। माता के स्वास्थ्य की चिंता थोड़ी बहुत सता सकती है, इस वजह से स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बड़े छोटे भाई बहन का सुख इस कुंडली में 100% अच्छा होगा। राहु में मंगल, राहु में शुक्र, राहु में शुक्र अच्छे जाएंगे, राहु में सूर्य, चंद्रमा, राहु में मंगल कभी कभी कष्ट दे सकते हैं, मैंने जैसे कि पूर्व में भी कहा था। जबकि गुरु में गुरु आएंगे तो थोड़ा बहुत कारोबार को कमजोर करेंगे। गुरु में शनि आलस्य हावी रहेगा, जैसे गुरु के बाद बुध वगैरह की दशा चलेगी तो चीजें आपके पक्ष में काम करेंगी। लेकिन गुरु में राहु की दशा कष्ट देगी और उस समय मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ेगा। वो 2047 में है, बहुत बात की बात है। क्लियर है? तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।